हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4। हम पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमें मालूम है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि रैखिक समीकरण होते क्या हैं। रैखिक समीकरण आपने पहले भी सुना हुआ है। रैखिक यानी रेखा से बना हुआ ये शब्द है। जब भी हमें दे रखा हो कोई भी जो हमें इक्वेशंस जैसे दी जाती हैं, समीकरण दिए जाते हैं जिसका रूप है ax प्लस बी बराबर है 0, इसके बराबर हम इसको लेकर चल रहे हैं। और इसमें कंडीशन क्या है? इसमें कंडीशन ये है कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता। a 0 नहीं हो सकता, ये इसके अंदर कंडीशन है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने देखा कि यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो क्या होगा। ax इधर है, b की जगह बदली, दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो गया। a की जगह बदल दी, 0 में से b माइनस किया तो माइनस b रह गया और a चला गया भाग में। तो ये हमारे पास इसका हो गया हल। यानी कि जब भी हमारे पास रैखिक समीकरण है, अब ये रैखिक समीकरण है लेकिन इसमें कितनी चर संख्याएं हैं? इसमें सिर्फ x है, इसके अंदर x के अलावा y z कुछ नहीं है। x एक अकेले ही इसके अंदर चर संख्या है। तो ये रैखिक समीकरण है एक चर वाले। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है और ऐसे समीकरण का केवल एक हल होता है। जब हम रैखिक समीकरण लें जिसके अंदर एक ही चर संख्या हो तो उसका केवल एक हल होता है। इसे अगर हम उदाहरण से समझें, हमने कहा कि कोई इक्वेशन है 3x प्लस 6 और ये 0 के बराबर है। अब देखिए इससे हमें क्या मिला। इससे हमें ये पता लगा कि अगर हम x को कितना रख दें -2, तभी क्या होगा, 3 और -2 गुना होकर के 0 के बराबर बनेंगे। यानी कि ये इसका हल हो गया। तो इसमें केवल एक हल है कि जब x -2 होगा केवल तभी इसका आंसर 0 हो सकता है। और कोई ऑप्शन ऐसी नहीं है और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको रखने से हमें 0 आंसर मिल सके। ऐसे रैखिक समीकरण के अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। जब भी हम एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण लेते हैं तो उसमें कुछ खास बातें हैं जो हम पहले से जानते हैं। उन्हें एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या खासियत होती हैं ऐसी संख्याओं के अंदर। सबसे पहली बात क्या है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। अगर हमारे पास जो भी समीकरण दिया गया है, जैसे हमने यहाँ पे ax प्लस बी एक लिया था, जनरल फॉर्म थी वो, व्यापक रूप है। जब भी ऐसा कोई समीकरण हो तो समीकरण के दोनों पक्षों के अंदर, दोनों पक्ष का यहाँ पे क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों ही साइड्स के अंदर समान संख्या को, यानी एक जैसा ही नंबर, समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। अगर हमें ज़रूरत है कि संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमें दोनों तरफ ही करना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि एक तरफ जोड़ दिया और एक तरफ छोड़ दिया। जैसे कि हमने जो उदाहरण लिया था कि 3x प्लस 6 जो है वो 0 के बराबर है। रैखिक समीकरण में यदि दोनों तरफ कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, एक ही संख्या, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने ये एक उदाहरण लिया है रैखिक समीकरण का, हमने दोनों तरफ मान लीजिए 3 को जोड़ दिया है। अब यहाँ से जैसे पहले हमारे पास रिजल्ट था वैसे ही अब भी है। अभी भी यह देखा जाए तो इनका अंतर 6 का ही बन रहा है। या फिर हम इसके लिए सोचें कि हमने इधर से कुछ घटा दिया है, यहाँ से भी 2 घटा दिया, दूसरी तरफ भी 2 घटा दिया, तब भी ये हमारे पास क्या रह जाता है, अभी भी इनका जो अंतर है वो 6 का ही रह जाता है। तो जो भी हमारे पास चीज़ें चल रही हैं उनमें एक जैसी संख्या को दोनों तरफ जोड़ा या घटाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रैखिक समीकरण की एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक विशेषता है। इसी तरह से दूसरी विशेषता है इसके लिए रैखिक समीकरण के अंदर, और कौन सी विशेषता है, अगर कोई भी रैखिक समीकरण है, यानी कि जैसे हमने कहा कि ax प्लस बी जो है वो एक रैखिक समीकरण है, ये व्यापक रूप है उसका। हमने कोई रैखिक समीकरण ले रखा है ax प्लस बी 0 के बराबर है, जिसके अंदर कंडीशन क्या रहती है कि x का गुणांक 0 नहीं है। जो रैखिक समीकरण है उसकी कंडीशन क्या है कि x का जो गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता। इसका अगर हम हल डालें और इसका हल निकालने के लिए हम दोनों तरफ गुना कर दें किसी भी संख्या से या भाग कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम दोनों तरफ गुना या भाग कर दें। ये हमारे पास कोई भी समीकरण है, अब इसका हल जैसे हमने कहा कि -b/a जो है ये इसका हल है। अगर हम इसको दोनों तरफ
किसी भी समीकरण को, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको 2 से गुना कर दिया है और इधर दूसरी तरफ भी हमने इसको 2 से गुना कर दिया है। कोई भी हमारे पास समीकरण है, हमने इसको दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया, तब भी इसमें कोई अंतर नहीं है, और अगर दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया तब भी इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके ऐसा हम कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि समीकरण के दोनों पक्षों को, जो भी हमारे पास समीकरण है उस समीकरण के दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष फिर से वही बात है कि लेफ्ट और राइट दोनों की बात हो रही है, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों को किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाता है। गुणा या भाग किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बिल्कुल शुरू में लिख दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे दोनों एक्शन लेने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी हमारे पास चल रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दो बातें हैं, यदि दोनों तरफ कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए, और दूसरी बात है कि दोनों तरफ किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारे पास हल की हम बात करें कि कितने हल हैं किसी भी रैखिक समीकरण के, किसी भी रैखिक समीकरण के लिए, कोई भी रैखिक समीकरण अगर चल रहा है तो किसी भी रैखिक समीकरण के लिए अगर वो एक चर का है तो केवल और केवल एक हल होता है। ये बात हम सिर्फ तब कह रहे हैं जब एक चर संख्या है। केवल एक हल होता है यदि हमारा किस तरह का समीकरण हो, ax + b 0 के बराबर है, जिसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर इस रूप में हमारे पास समीकरण चल रहा है तब उसका केवल और केवल एक ही हल होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि चर संख्या एक ही हो, चर संख्या तो हमारे पास उससे ज़्यादा भी। यदि हमारे पास कोई भी समीकरण चल रहा है और वो किस रूप में दिया गया है, ax + by + c ये 0 के बराबर है, अगर इस रूप में कोई समीकरण दिया गया है। मान लीजिए हमें कोई क्लास के बारे में बात की गई है और ये कहा है कि क्लास के अंदर लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर 40 है, तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे? हमने मान लिया कि बॉयज़ को x रिप्रेजेंट करता है, गर्ल्स को y रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों का टोटल हमें कितना चाहिए है? 40 चाहिए है। अब यहाँ पे हमने x y लिया है तो हमें बताना पड़ेगा कि x क्या है, y क्या है। हमने माना है कि जो लड़कों की संख्या है वो संख्या तो है x, और जो लड़कियों की संख्या है वो संख्या है y। ऐसे में क्लास के टोटल बच्चे अगर हमें देखने हैं तो हमें दोनों को जोड़कर ही पता लगेगा। x और y को जोड़ेंगे उससे हमें मिलेगा 40 के बराबर। लेकिन इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। हो सकता है कि 10 लड़कियां हों और इसके अंदर 30 लड़के हों, तब भी आंसर 40 है। ये भी हो सकता है कि दोनों की संख्या बराबर बराबर हो, 20-20, तब भी आंसर 40 है। ये भी हो सकता है कि जो लड़के हैं वो केवल 5 हों और 35 लड़कियां हों, इसका भी जोड़ 40 है। तो यानी कि हमारे पास बहुत सारे आंसर ऐसे आ जा सकते हैं जो इस कंडीशन को पूरा करते हैं। इसका जोड़ 40 होना जो है ये इसको पूरा करते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है संख्याएं प्लस में हो, माइनस में भी हो सकती हैं। हम ये मान लें कि इतनी लड़कियां कम हैं, पहले थी, अब उनको SLC ले ली है, चली गई हैं, तो क्लास की संख्या घट करके 40 रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि बढ़ करके 40 हुई है, घट के भी 40 रह सकती हैं। तो ये माइनस में और प्लस में एक बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो 2 चर वाली संख्याएं हैं, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, जितने भी रैखिक समीकरण होंगे 2 चर वाले, उनके हल कितने हैं? उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कोई एक आंसर नहीं है। अब जैसा कि हमने देखा कि हमें 2 संख्याओं की जरूरत पड़ रही है, एक को हमने x से दिखाया है, एक को y से दिखाया है, तो इसमें 2 चर संख्याएं हो गई। चर संख्या कौन कौन सी हैं? a जो है वहाँ यहाँ पर नहीं दिया गया, हम ऊपर वाली संख्या से कंपेयर करें जो समीकरण दिया है, तो हमारे पास x यहाँ भी है, यहाँ भी है, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ ये सारी चीज़ लेफ्ट में है, इधर कुछ संख्याएं राइट में भी हैं। तो हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है उसके लिए
हमने एक व्यापक रूप बना लिया है कि जब कभी हमें लिखना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, तो हम किस तरीके से इनको लिखेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, वो किस तरीके से हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी ये 0 के बराबर है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है कि जो ए बी सी हैं, जो हम बात कर रहे हैं ए बी सी की, ये क्या हैं, ए बी सी जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी के ऊपर कंडीशन है कि ये कोई भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्याएं हैं, प्लस माइनस बटे में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये होना भी ज़रूरी है कि ना तो ए 0 होगा और ना ही बी 0 होगा। ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। हम ये सोचे कि दोनों ही 0 हो गए तो वो संभव नहीं है। दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। दोनों में से कोई एक हो सकता है 0, लेकिन दोनों संख्याएं एक साथ 0 नहीं होंगी। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि अगर दोनों में से एक संख्या 0 है, तो एक संख्या अगर 0 है, हम इसको उदाहरण से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। मान लीजिए हमें कह दिया गया है कि जो a है वो 2 है और जो b है वो 1 है। अब यहाँ जो ये समीकरण है, यहाँ पर हमने a की जगह पे 2 लिखा और b की जगह पे 1 लिखा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2x 1y प्लस c बराबर 0। हम चाहें तो c का भी मान रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका मान 9 रख दिया, तो ये हमारा इस रूप के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास एक उदाहरण है। अब ये ए बी सी कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, हम इसकी कोई और संख्या भी ले सकते थे। हो सकता है ए 1 के बराबर हो, बी 9 के बराबर हो या सी 2 के बराबर हो। ऐसे में ये क्या हो जाएगा, 1 x के साथ, 9 y के साथ और 2 c की जगह पर। अब ये जो हमारे पास संख्या बनी है, ये भी एक रैखिक समीकरण है। इसमें x और y दो चर संख्याएं हैं, ये दोनों चर संख्याएं हैं। अगर हम मान लें कि जो a है वो 0 के बराबर है, a 0 के बराबर है, लेकिन b को हम अभी भी 0 नहीं कह रहे, तो हमने कहा a 0 है तो हम लिखेंगे 0 के साथ x, और फिर ये b की जगह 9 चल रहा है, 9 के साथ y, और c की जगह 2 ही है, तो ये अभी भी 0। अब यहाँ से हम इसको दोनों रूप में लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमने x लिख भी दिया है और उसका कोफिशिएंट जो गुणांक है, ये जो आगे संख्या चल रही है ABC, ये असल में गुणांक है, गुणा वाले अंक हैं, तो इसके गुणांक जो है वो 0 है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये किस रूप में है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर हम इस चाहें तो हम इसी समीकरण को एक चर वाला भी लिख सकते हैं। अब 0 से किसी को भी गुना करें तो वो 0 बन जाता है। हम इसको चाहें तो सीधे सीधे 9y + 2 = 0 भी लिख सकते हैं। यही समीकरण अब किस रूप में लिखा जा रहा है, अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यानी कि जो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अगर हम चाहें तो उसको भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारी मर्जी पर है कि हम उसको किस रूप में लिखते हैं। तो ये जो भी हमारे पास संख्याएं चल रही हैं, इससे हमें दो बातें पता लग गई। एक तो ये कि इसका जो व्यापक रूप है वो क्या है, ax + by + c बराबर है 0 के, जिसके अंदर a b c वास्तविक संख्याएं हैं। a और b एक साथ 0 नहीं है, अलग अलग 0 हो सकते हैं लेकिन एक साथ 0 नहीं है। दूसरी बात इससे हमें क्या पता चली है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उसके हल कितने हैं, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये बात भी हमें इसमें मालूम हो गई है। जो भी हमारे पास रैखिक समीकरण है, अगर उसका आलेख बनाया जाए, यानी कि अगर इनका ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा। जब रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा, ये एक आलेख कहें या ग्राफ कहें एक ही चीज है। इसका आलेख अगर लेते हैं तो वो एक सरल रेखा है, एक सीधी लाइन आएगी। ये बात याद रखेंगे कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे किसी रैखिक समीकरण का तो वो एक सीधी सरल रेखा आती है। अगर हमारे पास आ रहा है कि जो x है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब वो y अक्ष का समीकरण है। अगर x हमारा 0 के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि ये y अक्ष का समीकरण है। इसी तरह से अगर y 0 आ जाता है तो वो x अक्ष का समीकरण है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये बातें भी हमारी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या चीज़ है जिसको बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमें ये देखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखें और उसमें से ABC के बारे में देखें कि ABC क्या है और कहाँ है।